नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी आवेदन जमा करने की अनुमति दे, जिससे कि शारीरिक जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ECI द्वारा निर्दिष्ट 11 दस्तावेजों में से कोई भी या आधार कार्ड आवेदनों के साथ जमा किया जा सकता है। बता दें आपको कि व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं बिना किसी शारीरिक रूप से फॉर्म जमा किए ही। आवेदक ECI द्वारा निर्दिष्ट 11 दस्तावेजों में से कोई भी या आधार कार्ड जमा कर सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने बूथ स्तर एजेंटों को व्यक्तियों को फॉर्म जमा करने में सहायता करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बूथ स्तर अधिकारियों को बूथ स्तर एजेंटों द्वारा जमा किए गए शारीरिक फॉर्म की पावती देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि 1.6 लाख बूथ स्तर एजेंट होने के बावजूद केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गई है। SIR मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने की अहम टिप्पणी। उन्होंने कहा कि हम सभी 12 राजनीतिक पार्टियों से जवाब मांगने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से अब तक राजनीतिक दलों ने SIR ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुप क्यों हैं। अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन अधिकारी हमारे द्वारा सभी राजनीतिक दलों को इस मामले पर जवाब दिए जाने के निर्देश की जानकारी देंगे। सभी राजनीतिक दल कोर्ट में पेश होकर अपनी बातों को रखें और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। साथ ही सभी पार्टियों के BLA उन 65 लाख लोगों को लिस्ट की जांच करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को करेगा। कुछ दलों ने दावा किया है कि बूथ स्तर एजेंटों को आपत्तियां जमा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जबकि अन्य ने आरोप लगाया कि बूथ स्तर अधिकारी पावती रसीदें नहीं दे रहे थे। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रों पर बाहर किए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित की है, जिसमें बाहर किए जाने के कारण भी दिए गए हैं। नए मतदाताओं द्वारा सूची में शामिल होने के लिए 2 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा किए गए हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में अपना आदेश संशोधित किया है। बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और कीड़े निकालने के बाद आश्रय से छोड़ा जा सकता है, लेकिन सड़कों पर उन्हें खाना नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना गैर कानूनी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को केवल उन्हीं जगहों पर खाना खिलाया जाए जो प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में अधिकारियों द्वारा बनाए जाने वाले समर्पित भोजन स्थलों पर ही हो। अगर कोई इस निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अनियमित रूप से खाना खिलाने से होने वाली अप्रिय घटनाओं को रिपोर्ट के आधार पर यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सड़कों पर चलने वाले आम नागरिकों को परेशानी न हो। फैसले में कहा गया है कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण और कीड़े निकालने के बाद आश्रय से छोड़ा जा सकता है। आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना देने की अनुमति नहीं है, इसके लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि नगर पालिका अधिकारियों को आवारा कुत्तों के लिए विशेष भोजन क्षेत्र बनाने होंगे। अदालत ने कहा है कि वह इस मामले में एक राष्ट्रीय नीति बनाएगी। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया है।
अदालत ने कहा है कि आवारा कुत्तों के संबंध में सभी समान मामलों को अपने पास स्थानांतरित करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक मामले में जवाब मांगा है जिसमें सैन्य कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता का सामना करने पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक स्वतः संज्ञान मामले की शुरुआत की गई है। बता दें आपको कि ये मामला एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि वह विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी जिसमें विकलांग कैंडिडेट्स जो है उनको मासिक मुआवजे में वृद्धि की संभावना है, बीमा कवरेज का आवेदन और अधिकारों के व्यक्ति विकलांगता अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत उनके अधिकारों की जांच शामिल है। न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय ने विचार किया है कि क्या मासिक मुआवजे में वृद्धि की जा सकती है, क्या बीमा कवरेज हो सकता है, क्या घायल कैडेट्स का उपचार एक विशेष चरण के बाद पुनः मूल्यांकन किया जा सकता है और उसके बाद उन्हें पुनर्वास के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जा सकता है। विकलांगता अधिनियम के तहत कैडेट्स के अधिकारों की भी जांच की जा सकती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा है कि वह एक व्यापक हलफनामा दाखिल करेगी। न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ ही सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और सामाजिक न्याय मंत्रालय, विकलांगता विभाग को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने कहा है कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 4 सितंबर को करेगी और कैडेट्स की ओर से पेश हुए वकील ने कहा है कि उन्हें बीमा कवर नहीं है और कभी-कभी उन्हें अनुग्रह राशि भी नहीं दी जाती है। न्यायालय ने उनकी दुर्दशा को समझते हुए कहा है कि लेकिन विकलांगता के कारण वे सैन्य बलों में शामिल नहीं हो सकती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए जो उनकी लापरवाही के कारण नहीं हुआ है और ऐसे लोगों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि वह विकल्पों का पता लगाएगी जिसमें जहां उन्हें सैन्य बलों में वापस शामिल किया जा सकता है या किसी अन्य तरीके से पुनर्वास किया जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एनसीपीसीआर की याचिका खारिज कर दी है जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने कहा था कि 16 साल की मुस्लिम लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य आयु की है और दंपति को धमकियों से सुरक्षा प्रदान की गई थी। एनसीपीसीआर ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का फैसला बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो एक्ट की भावना के विरुद्ध है। एनसीपीसीआर के वकील ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को सिर्फ पर्सनल लॉ के आधार पर कानूनी तौर पर शादी करने की योग्यता रखने वाला नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन के खंडपीठ ने कहा है कि एनसीपीसीआर को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का अधिकार कोई भी नहीं है और खंडपीठ ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दो व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना चाहता है तो एनसीपीसीआर के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है और हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की यौवन प्राप्त कर चुकी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य आयु की है। वहीं कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के अपमानजनक कार्टून के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी प्रकाशित करेंगे। मालवीय की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि मालवीय 10 दिनों के भीतर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर माफी प्रकाशित करेंगे और आगे भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन भी देंगे। मालवीय के कार्टून में आरएसएस वर्दी में एक व्यक्ति को दिखाया गया था जिसके शॉर्ट्स नीचे खींचे हुए थी। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजेक्शन दे रहे थे। इस कार्टून को लेकर मालवीय के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई थी और मालवीय ने अपनी याचिका में कहा कि कार्टून कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सार्वजनिक चर्चा के उद्देश्य से बनाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मालवीय को माफी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मालवीय को जांच में सहयोग करने और भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन देने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजनारिया की पीठ ने मालवीय को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण भी बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल के उस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की है, जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग या SSC द्वारा की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया गया था। जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि 3 अप्रैल का फैसला व्यापक और गहन दलीलें सुनने और सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद पारित किया गया। खंडपीठ ने कहा कि जस्टिस रिटायर बैग समिति की और साथ ही साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट द्वारा उजागर की गई चयन प्रक्रियाओं में अवैधताओं और पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपने प्रति शपथ पत्रों में की गई स्वीकारोक्ति पर विधिवत विचार करने के बाद यह फैसला पारित किया गया है। इसके अलावा खंडपीठ ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग द्वारा मूल भौतिक OMR शीट या कम से कम उनकी प्रतियां सुरक्षित रखने में विफलता एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचार भी किया है। इसके अलावा पुनर्विचार याचिका खारिज, यानी कि खंडपीठ ने कहा है कि इसके अलावा 3 अप्रैल के फैसले में कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा खामियों और अवैधताओं को छुपाने से सत्यापन और साथ ही साथ निर्धारण अधिक कठिन हो गया है, जिसमें ये अपरिहार्य रूप से दृढ़ विश्वास पैदा हुआ है। ऐसी अवैधताओं के कारण पूरी चयन प्रक्रिया से समझौता किया गया था। खंडपीठ ने कहा है कि पुनर्विचार याचिकाओं में मूलतः गुण दोष के आधार पर मामले की नई सिरे से सुनवाई की मांग की गई है। 3 अप्रैल को तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने 2016 में पश्चिम बंगाल विद्यालय चयन आयोग द्वारा की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था। अदालत ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को मंजूरी दे दी कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी और उसे सुधारा नहीं जा सकता था। अदालत ने नियुक्तियों को तुरंत रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नौकरियों को अमान्य घोषित कर दिया। ये नौकरियां कुख्यात नकदी के लिए नौकरी भर्ती घोटाले के कारण जांच के दायरे में आई। वहीं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में CJI जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ में सुनवाई हुई। बता दें कि SD तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 163 के तहत न्यायालय को ये जांच करने से रोका गया है कि स्वीकृति किस आधार पर दी गई। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों के मुताबिक बिलों को स्वीकृति दे दी जाती है तो ये न्याय संगत नहीं है। मान लीजिए कि वह जो है विधानसभा को भेजे जाने वाले पहले प्रोवाइजो को चुनता है और उसके लागू होने के बाद और संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयक प्रस्तुत होने पर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। ये चुनौती का विषय हो सकता है। प्रश्न ये है कि जब स्पीकर विधायी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या न्यायिक समीक्षा द्वारा इसकी अनुमति है? मेरा तर्क है कि नहीं। CJI ने कहा या तो वह जो है राज्यपाल स्वीकृति देते हैं या नहीं, लेकिन वह इसे असीमित अवधि के लिए रोक लेते हैं। आपके मुताबिक क्या यह पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है? SG ने कहा कि हाँ, रोक स्थायी है। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं है। कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुमति क्यों दी कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अनुमति क्यों दी? यह अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं और जब कानून का प्रश्न आता है तो वह भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रश्न है।
एसजी, मुझे जो कठिनाई दिखाई दे रही है वह बहुत स्तरीय चुनौतियों का है। मान लीजिए वह बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजते हैं तो ये भी धारा 200 के अंतर्गत एक निर्णय होगा। राज्यपाल कह सकते हैं कि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, लेकिन संशोधन के साथ ही विधेयक वापस कर सकते हैं। ये संशोधन केवल विरोध के आधार पर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा धारा 200 के अंतर्गत किया गया किसी भी शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा से परे होगा और कोर्ट की समीक्षा के दायरे में नहीं होगा। अगर अनुमति का होना या ना होना एक बात है, लेकिन यदि अनुमति है तो न्यायालय इस आधार पर जांच करेगा कि क्या अनुमति सही दी गई थी या गलत। दरअसल ये एक अवधारणा है जो एक अंग से दूसरे अंग के प्रति सम्मान की है। एसजी ने कहा कि समाधान है कि संविधान में संशोधन और तब तक राजनीतिक प्रक्रिया का ही इस्तेमाल, यानी कि इसका ही रास्ता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टि बाधित उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं जो भविष्य में क्लैट परीक्षा में भाग लेंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन उम्मीदवारों को JWS या जॉब एक्सेस विद स्पीच स्क्रीन रीडर और कस्टमाइज्ड कीबोर्ड की और साथ ही साथ माउस का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रश्नों के उत्तर दे सके। इसके अलावा उन्हें सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक जो स्क्राइब का उपयोग करने का भी विकल्प दिया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को स्क्रीन रीडर और साथ ही साथ कस्टमाइज्ड जो कीबोर्ड और माउस का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को स्क्राइब का उपयोग करने का विकल्प भी दिया जाएगा जो कि मानविकी या कानून की पृष्ठभूमि से नहीं होना चाहिए और जिसकी शैक्षिक योग्यता उम्मीदवारों से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अगस्त 1, 2025 को जारी ताज़ा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और क्लैट कंसोर्टियम को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने दिसंबर 5 और 11, 2024 के अंतरिम निर्देशों को क्लैट परीक्षा के लिए भी लागू करने का फैसला दिया है। ये निर्णय दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर 2025 को होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।